नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो चलिए फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ा कि मोशन क्या होता है, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, या फिर जब पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो उसे हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। जब उसकी स्पीड अगर बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, तो हम उसे बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, ये सब हमने पढ़ा। लेकिन ये जो मोशन है, इसका कॉज क्या है, कैसे कोई पार्टिकल मूव करना स्टार्ट करता है, कैसे उसकी स्पीड चेंज होती है, कैसे उसमें एक्सिलरेशन आता है। तो अगर इन सब के हम कॉज की बात करें तो वो कॉज क्या होता है, वही क्या होता है, हमारा फोर्स होता है। ठीक है ना, कोई भी पार्टिकल, ठीक है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से कब मूव करता है, या फिर अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसे रोकने के लिए क्या जरूरी है, तो वो सारी बातें किसमें होती हैं, फोर्स के लिए होती हैं। और फिर हम यहाँ पर इस चैप्टर में और क्या डिस्कस करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट लॉज ऑफ मोशन। आपने सुना भी होगा कि न्यूटन 3 लॉ ऑफ मोशन, है ना, कई लोगों ने सुन रखा होगा, तो वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, तो हम बात करते हैं सबसे पहले फोर्स की। सो व्हाट इज फोर्स, कोई बता सकता है मुझे व्हाट इज फोर्स? Yes, not the Push, force and pull, pull or of the an object, object. or push or pull the when object. you apply to object. Pull on object ओके, is सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, अब आप लोग यस पे क्लिक करो, जिसको पता है, जो बताना चाहता है फोर्स के डेफिनेशन में, एक एक करके आपसे पूछूंगा। ऑलराइट, ऐसे तो बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, यस दक्ष, व्हाट इज फोर्स? the दक्ष push बताओ or फोर्स pull क्या है। applied on an object is known as force. पुश और पुल, ओके। यस धनश्री, व्हाट इज फोर्स? The push, pull, or hitting on an object to ठीक है, to change the position of an object is known as force. ओके, ठीक है, तो काफी लोगों का यहाँ पर ठीक है, थोड़ा करेक्ट है, पार्शियली करेक्ट, पार्शियली इनकरेक्ट। तो फोर्स सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है कि किसी भी, हम डेली लाइफ में क्योंकि यही यूज करते हैं कि किसी भी चीज को हम या तो पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट सपोज अगर मैं आपके डोर की बात करूं, है ना, जो आपके घर में अगर कोई डोर लगा है तो उसको हम ओपन करने के लिए क्या करते हैं, या तो उसे पुश करते हैं या फिर उसे पुल करते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, ये इट इज वन काइंड ऑफ अ फोर्स। या फिर अगर आप किसी को हिट करते हो, मतलब लेट सपोज ये यहाँ पर एक बॉल रखी हुई है, ठीक है, एक टेबल पर एक बॉल रखी है और आपने इसे एक छोटी बॉल से हिट किया, तो क्या होगा, यहाँ पर ये बॉल भी हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर एक फोर्स लगेगा जिसके कारण ये बॉल चलती जाएगी, राइट। तो फोर्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो है, लेकिन इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन हम लोग अगर डिस्कस करना चाहें तो व्हाट इज फोर्स, तो देखो यहाँ पर लिखो आप लोग। सो force is an external force is an external agent which changes or tries to change state of, पहले आप लोग डेफिनेशन लिखो फिर मैं समझाऊंगा, which tries to change state of rest or motion of an object। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन। ऑलराइट, डन, सभी ने नोट कर लिया है। चलो, तो अब देखो इस डेफिनेशन का मतलब क्या है। तो फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट विच ट्राइज टू चेंज, ओके, विच चेंजेस, अब यहाँ ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विच चेंजेस और ट्राइज टू चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। लेट सपोज अगर कोई भी बॉल यहाँ पर, लेट सपोज ये ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, तो अगर, या फिर एक कार है ऐसे, है ना, वो रेस्ट पे, तो अगर आप इसे पुश करोगे, यहाँ पर अगर एक फोर्स लगाओगे, तो ये क्या होगी, रेस्ट की पोजीशन में अभी, है ना। तो रेस्ट से इसको मोशन में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ा,
एक फोर्स लगाना पड़ा। और सिमिलरली आप ऐसे सोच सकते हो कि अगर कोई लेट सपोज कोई ब्लॉक या कोई कार ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई ट्रक ऐसे मूव कर रहा है, तो इसे स्टेट ऑफ रेस्ट में लाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर इसे फिर से फोर्स लगाओगे इस डायरेक्शन में। अगर कार इस डायरेक्शन में आपका मान लो बहुत कम वेलोसिटी से चल रही है, तो आपको इसे रोकने के लिए क्या करना होगा, एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना होगा, ठीक है। तो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि फोर्स कैसी क्वांटिटी है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए या फिर मोशन से रेस्ट में लाने के लिए हम जिस चीज का यूज करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स। लेकिन मैंने यहां पर अपनी डेफिनेशन में एक चीज और लिखी है, विच ट्राइज टू चेंज। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपकी स्टेट चेंज ही होगी, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि पार्टिकल अगर रेस्ट में तो आपने फोर्स लगाया तो वो मोशन में आ जाए, या फिर मोशन में है तो आपने फोर्स लगाया तो वो रेस्ट में हो जाए। ऐसा हमेशा नहीं होगा। लेट सपोज मैं अगर बात करूं कि आप बहुत भारी किसी ट्रक पे अगर या फिर वॉल की बात कर लेते हैं ना, आप सभी ने ट्राई किया होगा, अगर एक वॉल है यहाँ पर और इस वॉल को आप फोर्स लगा रहे हो, हाँ, तो वॉल को फोर्स लगाने से क्या होगा, क्या इसकी स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज होगी, क्या ये मोशन करने लगेगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन फिर भी ये ट्राई तो करेगा यहाँ पर, है ना। तो ये फोर्स क्या कर रहा है, इसकी वजह से, इस फोर्स एफ की वजह से वॉल मूव तो नहीं हो पा रही, उसका स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज तो नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी वो क्या करेगा, उसे ट्राई करेगा चेंज करने के लिए। तो इसे भी हम क्या बोलेंगे, दिस इज ऑल्सो फोर्स। तो फोर्स क्या है, इट इज एन एक्सटर्नल एजेंट विच ट्राइज टू चेंज और विच चेंजेस स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो कोई भी अगर रेस्ट पे ऑब्जेक्ट है तो उसे मोशन में लाने के लिए आपको फोर्स की जरूरत है, और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसे रेस्ट पे लाने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, फोर्स। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? प्लीज क्लिक ऑन दी यस बटन, ऑल ऑफ यू। और जिससे डाउट है प्लीज क्लिक ऑन दी नो बटन। आज से हम यही स्ट्रेटेजी यूज करेंगे, जिसको भी समझ में आ गया है क्लिक ऑन दी यस बटन, और जिससे नहीं आया यू हैव टू क्लिक ऑन दी नो बटन। ओके, ठीक है, काफी बच्चों को आ गया, तो काफी ये बेसिक सी चीज है, हम इसे इमेजिन कर सकते हैं, राइट। ओके, वंश, इज दिस पार्ट क्लियर टू यू? Yes, sir. ओके, तो ये आपका हो गया क्या, फोर्स की डेफिनेशन। अब यहाँ पर और हम कुछ चीज देखते हैं फोर्स के बारे में। तो ये तो हो गया कॉज ऑफ मोशन की फोर्स क्या होता है ना। अब हम देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, कि फोर्स के कारण क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो फोर्स के कारण क्या क्या इफेक्ट होते हैं, तो दो तो हमने अभी देखे कि रेस्ट में जो बॉडी है ना, तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स में, इट मे चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना। इट मे का मतलब है कि ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है ना। वो स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर सकता है किसी ऑब्जेक्ट की, और किसी ऑब्जेक्ट की नहीं भी कर सकता। अगर बहुत भारी, अगर मान लो जैसे ट्रक है, उस ट्रक पे अगर आप फोर्स लगाओगे, जैसे इमेजिन करो, तो उसे मूव नहीं कर पाओगे। लेकिन वहीं अगर आप किसी बाइक पर फोर्स लगा रहे हो तो आप उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर सकते हो, है ना। अगर वो खड़ी हुई है, उसको आपने हैंड से ऐसे पुश किया, ठीक है, अगर आप उसको ऐसे पुश कर रहे हो, यहां से धक्का दे रहे हो, तो बाइक की पोजीशन आप स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर सकते हो, लेकिन ट्रक को नहीं कर सकते, है ना। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स में फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, इट मे चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो उसकी स्टेट को चेंज कर सकता है। वैसे ही सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, इट मे चेंज स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जैसे अगर मान लो कोई ऐसे फुटबॉल अगर जा रही है, यहाँ से रोल होते हुए ऐसे वो आगे की तरफ बढ़ रही है, और उसको अगर आपने अपोज ऐसे रोक दिया अपने पैर से, तो आपने क्या करा, उसकी मोशन की जो स्टेट थी उसको रेस्ट पे ला दिया। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ा, अपने पैर से यहाँ पर एक फोर्स लगाना पड़ा, राइट। सो इट में चेंज स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो आप फुटबॉल को तो रोक सकते हो, लेकिन अगर उसी की जगह पर मैंने बोल दिया कि एक ट्रक आ रहा है ना, उसको आपने पैर लगा के रोकने की कोशिश की, तो क्या हो जाएगा, हाँ, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, उसको तो नहीं रोक पाओगे आप, है ना, ऊपर से निकल जाना है वो तो वही है कि यहाँ पर भी हम क्या बोलेंगे, इट मे चेंज स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये दो तो ऑब्वियस पॉइंट है। इसके अलावा क्या मुझे कोई
और बता सकता है कि इफेक्ट ऑफ फोर्स और क्या क्या हो सकते हैं? जिसको पता है वो यस पे क्लिक करे, मैं उससे पूछूंगा। कैन यू थिंक ऑफ एन इफेक्ट ऑफ फोर्स? कोई और दूसरे फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स को आप इमेजिन कर सकते हो? यस प्रत्युष। Sir, force can change the direction. हाँ, वेरी गुड, फोर्स कैन चेंज अ डायरेक्शन, वेरी गुड। यस यश। Force can stop a moving object. तो बेटा ये तो हमारा ये हो गया ना सेकंड पॉइंट, इट में चेंज स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना? Force अगर ये can change the मोशन, speed of an object. हाँ स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, वही है कि मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज Sir, कर एक सकता है, और है। मतलब अगर वो रेस्ट। हाँ, Sir, Yes. एक और है मेरे पास। Sir, force हाँ can बोलो। change the shape and size of an object. हाँ वेरी गुड, गुड। समर्थ आप बताओगे कुछ? Sir, it may compress an object. हाँ, तो यहाँ पर वेरी गुड, काफी लोगों का आंसर सही है। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट आप क्या कर सकते हो कि ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार वो रेस्ट की कोई मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे तो उसे मोशन में लाए, या मोशन में कोई ऑब्जेक्ट है तो उसे रेस्ट पे लाए। तो अगर आप ऐसे इमेजिन करो कि लेट्स सपोज एक रबर बॉल है आपके पास, इस रबर बॉल पे अगर आप फोर्स लगाओगे दोनों तरफ से, लेट्स सपोज ऐसे आपने इधर से भी प्रेस किया और इधर से भी प्रेस किया, तो यहाँ पर इसकी स्टेट तो चेंज नहीं होगी, लेकिन इसमें क्या होगा, इसका शेप चेंज हो जाएगा ना, ये कुछ ऐसी सी हो जाएगी। तो फोर्स क्या कर सकता है? फोर्स कैन चेंज, इट कैन चेंज शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ फोर्स है कि इट कैन चेंज शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। वो क्या कर सकता है, उसका शेप या फिर साइज को चेंज कर सकता है। दिस इज वन इफेक्ट ऑफ फोर्स। और लास्ट में एक फोर्थ ऑप्शन आप और सोच सकते हो, ठीक है, मोशन से रेस्ट में हो गया। अगर लेट सपोज ऐसा है, इट कैन चेंज डायरेक्शन, जैसे कि मैं डायरेक्शन का एग्जांपल कैसे बताऊं आपको, तो पहले तो इसको लिख लेते हैं। इट कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसको ऐसे इमेजिन करो कि इधर से लेट सपोज एक छोटी बॉल रोल करते हुए आ रही थी, है ना, वो आगे की तरफ जा रही है, और इधर से एक बहुत बड़ी बॉल इस डायरेक्शन में आ रही है। तो क्या होगा कि जब इससे टकराएगी तो ये छोटी बॉल फिर से क्या करेगी, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगी, ये भी इस तरफ जाने लग जाएगी। जब इससे ये दोनों कोलाइड होंगे उसके बाद क्या होगा, क्योंकि ये बड़ी बॉल है ना, तो इसका मास ज्यादा होगा, तो वो कैसे होगा वो लोग, अब वो हम आगे के चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे, इसी चैप्टर में आगे। लेकिन अभी के लिए आपको इतना इमेजिन सभी लोग आई होप कर पा रहे होंगे कि ये बॉल जब इससे टकराएगी तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट होगी, ठीक है। तो यहां पर भी क्या लगेगा, एक काइंड ऑफ फोर्स लगेगा, राइट। सो इट कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो दीज आर दी 4 इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. If you have any doubt, please ask. No, sir, कोई doubt नहीं। No, sir. भावेश समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, फोर्स हो गया। तो फोर्स की डेफिनेशन आपको याद रखनी है ना, और ये सारे इफेक्ट्स याद रखने की फोर्स क्या क्या कर सकता है। जब हाँ? हम फुटबॉल को किक करते हैं गोल मारने के लिए, वो एक एग्जांपल है डायरेक्शन के लिए। वो एग्जाम्पल है डायरेक्शन के लिए। हाँ, आप उसको ऐसा सोच सकते हो कि आपने इधर, आपके फ्रेंड ने इधर से किक कर आप तक पहुंचाई और आपने फिर किक करके इधर किया, तो आपने फोर्स ज्यादा लगाया तो उसकी डायरेक्शन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया आपने, राइट। तो वो भी एग्जाम्पल है, यस, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे डिस्कशन में, है ना। तो ये आपका बेसिक डेफिनेशन वाइज हुआ। अब हम कुछ ऑब्जर्वेशंस देखते हैं फोर्स के बारे में। तो लेट सपोज ये आपकी एक सरफेस है और इस पर आपने एक ब्लॉक रख रखा है, ठीक है, ऐसा एक ब्लॉक गिवन है, ठीक है, एंड दिस इज योर सरफेस। और इस सरफेस को बेटा आपने क्या माना है, इट इज अ फ्रिक्शन लेस सरफेस, है ना, मतलब इस सरफेस पर फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। वैसा आइडियली ऐसी कोई सरफेस एग्जिस्ट नहीं करती है जिस पर फ्रिक्शन नहीं हो, लेकिन फिर भी हम इसे मान सकते हैं कि मान लिया कि ये एक सरफेस फ्रिक्शनलेस सरफेस है और यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैंने यहाँ पर लेट सपोज एक फोर्स एक्स लगाया तो क्या होगा,
पर वो ऑब्जेक्ट मूव करता ही जाएगा। हाँ सर। यहाँ पर क्या होगा कि अगर मैंने किसी एक डायरेक्शन में फोर्स लगाया एक्स डायरेक्शन में, सो ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा, राइट? दिस इज आवर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। अब अगर मैंने ऐसा किया कि लेट सपोज इधर एक फोर्स लगाया एक्स और इधर एक फोर्स लगाया वाई, तो अब क्या होगा बताओ? ये फिर से फ्रिक्शनलेस सरफेस है आपकी। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर x, जब x और y दो फोर्स मैंने लगा दिया अपोजिट डायरेक्शन में, y इधर लग रहा है, y इसको पुश कर रहा है और ये इधर से इसको पुश कर रहा है x, तो अब क्या होगा कोई बता सकता है मुझे? सर उधर को उधर ही जाएगा। पर कोई चेंज नहीं है। ऑब्जेक्ट उधर ही पे रहेगा, स्टेशनरी ही रहेगा। सर वहीं पे रहेगा। इट विल चेंज इट्स शेप। नहीं आप बेटा ओके, आई डोंट नो रचना कौन स्टूडेंट है, आई थिंक किसी और के आईडी है। हाँ बेटा, जिसने भी पूछा ये इट विल चेंज शेप, तो एक बच्चे ने बोला कि ये शेप चेंज होगा, तो इसको आप मानोगे ये रिजिड बॉडी है, इसका शेप चेंज नहीं हो रहा, तो फिर क्या होगा? ये रिजिड बॉडी है, मतलब ऐसा ले लिया आपने आयरन ब्लॉक है, तो आयरन ब्लॉक का तो शेप चेंज नहीं होता। ऑल ऑफ यू कमेंट इन योर चैट बॉक्स यार, क्योंकि आप लोगों को मैं अनम्यूट करता हूँ, एक साथ सारे बच्चे बोलने लगते हो। सो इफ यू वांट यू कैन कमेंट इन योर चैट बॉक्स एंड देन आई कैन एक्सप्लेन। तो अब भी कुछ बच्चे यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ये मूव नहीं करेगा, है ना? कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि एक्स की तरफ जाएगा, कुछ बोल रहे हैं वाई की तरफ जाएगा। लेकिन देखो थोड़ा सा आपको यहाँ पर सोचना पड़ेगा क्या कि क्या ये चीज y और x की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करेगी कि क्या होने वाला है यहाँ पर? अरे अगर ऐसा मानो कि मैंने यहाँ पर 100 न्यूटन का फोर्स लगाया और यहाँ पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, है ना? लेट सपोज इधर से ये 2 किलो का ब्लॉक है और इस तरफ से इसे खली खींच रहा है ना? और इस तरफ में से आप में से कोई एक खींच रहा है, तो क्या होगा भाई साहब? हाँ, क्या बैलेंस रहेगा क्या फोर्स? नहीं, जिस तरफ ज्यादा है ये ब्लॉक उस तरफ चला जाएगा, ये वाई की तरफ चला जाएगा, है ना? अगर आपने इधर 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, मैं अभी यूनिट बताऊंगा आपको फोर्स की, ठीक है? तो यू कैन नोट इट डाउन, ठीक है? हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। एसआई यूनिट जो होती है बेटा फोर्स की, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स अभी सेकंड लॉ में हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिर भी अभी क्योंकि यहाँ मैं यूज कर रहा हूँ, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, ठीक है? अभी के लिए बस इतना ध्यान रखो, आई होप आप सबने पढ़ा भी होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर इधर 100 न्यूटन का फोर्स लगा है बेटा और इधर 10 न्यूटन का फोर्स लगा है, तो यहाँ पर क्या होगा? आप बोलोगे कि ये ब्लॉक सर वाई के डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है? अब अगर मैं उसको ऐसा कर दूं कि इधर 100 न्यूटन का फोर्स लगा दूं और इधर 10 न्यूटन का लगाऊं, तो फिर ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में जाएगा। और अगर मैं दोनों को 100 कर देता हूं, है ना? जस्ट अ सेकेंड, ये नोट कर लिया होगा आपने। हाँ, अगर मैं दोनों को 100 कर देता हूं तो क्या होगा? तो फिर ये ब्लॉक किसी भी डायरेक्शन में नहीं जा पाएगा। तो आप लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन तो मुझसे यही होना चाहिए था कि सर ये बताओ कि y और x में रिलेशन क्या है। वो कुछ नहीं बताया, हर सब कोई बोलने लगे कि बैलेंस हो जाएगा, शेप चेंज होगा, ठीक है? तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि y और x पे डिपेंड करेगा कि उनका मैग्नीट्यूड वो कितने हैं। अगर ये 100 है, ये 10 है, तो y की डायरेक्शन में जाएगा, ये 10 और ये 100 है तो x की डायरेक्शन में, और अगर दोनों 100 है तो ये बैलेंस हो जाएंगे, ये किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाएगा। अच्छा, तो अब ये जो ये वाली कंडीशन है, तो यहां पर मुझे बताओ यहां पर क्या हो रहा है? आपने तो ये बोला था कि फोर्स क्या करता है, अगर किसी भी बॉडी पर फोर्स लग रहा है तो वो उसकी स्टेट को चेंज करेगा। अगर रेस्ट में है तो उसे मोशन में लाएगा और मोशन में है तो उसे रेस्ट में लाएगा। लेकिन यहाँ तो दो फोर्स लग रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हाँ, तो फिर क्या हो रहा होगा यहाँ पर? बताओ ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पर? ऐसा बेटा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये दोनों फोर्स कैसे हैं? इक्वल हैं और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। दैट्स वाई यहाँ पर इस ब्लॉक को मूव नहीं होगा। ब्लॉक की जो स्टेट है, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा और मोशन पे है तो मोशन में रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो फोर्स इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, और इन्हीं टाइप के फोर्सेस को क्या बोला जाता है? बैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक नई चीज देखने को मिल रही है। क्या? कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर बैलेंस्ड फोर्सेस लगते हैं तो उसकी स्टेट कभी भी चेंज नहीं होती। बैलेंस्ड फोर्स क्या होते हैं? इसकी डेफिनेशन सबसे पहले आप नोट करिए। टू
two forces equal in magnitude and acting opposite in opposite direction are called balanced force. ठीक है, तो बैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं, आर कॉल्ड, सॉरी यहाँ पर आपको लिखना आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्सेस। तो बैलेंस्ड फोर्स क्या होते हैं, ऐसे फोर्सेस जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं दोनों और अपोजिट डायरेक्शंस में लगते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड फोर्सेस। और फिर यहां से क्या कंक्लूजन निकला कि इफ बैलेंस्ड फोर्सेस acts on a body, then body will not change its state of rest or of motion. All of you please note this point. I hope this is clear to everyone. सभी को समझ में आ गया क्या ये? प्लीज क्लिक ऑन द यस बटन। यस ऑप्शन पे सभी लोग क्लिक करो, अगर समझ आया तो, नहीं आया तो रॉन्ग पे क्लिक करो, कोई भी छोटा सा डाउट है तो भी। अभी भी काफी लोग यस या नो पे किसी में भी क्लिक नहीं कर रहे हैं। यस समर्थ, क्या डाउट है बेटा? सर अगर सर एक डायरेक्शन से 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, दूसरी डायरेक्शन से 100 न्यूटन फोर्स लग रहा है, और तीसरी डायरेक्शन से 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और चौथा डायरेक्शन से 80 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो फिर वो ऑब्जेक्ट किस साइड मूव करेगा? तो मैंने अभी आपको क्या बोला, टू फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो दो पे अगर 100 ऐसा लग रहा है तो वो बैलेंस्ड होगा, इनके कारण मोशन नहीं होगा। अगर अब यहाँ पर कोई और फोर्सेस हैं तो वो फिर आपको देखने पड़ेंगे, वो मैं अभी बता रहा हूं कि अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा। पहले ये समझ में आया कि बैलेंस्ड फोर्सेस हैं क्या होते हैं और इनके कारण क्या होगा। इनके कारण कभी भी कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। तो डायरेक्टली कभी भी देखो, आपको क्वेश्चन ऐसा कई बार घुमाने की कोशिश की जाती है, एग्जाम्स में भी आ सकता है और आपके ओलंपियाड वगैरह में जनरली अगर कोई देगा तो आपसे बोल दिया जाएगा, इफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी देन इट विल चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन। तो बच्चे क्या सोचते हैं कि फोर्स लगाए तो स्टेट चेंज होगी ही होगी, नहीं। अगर उस बॉडी पर बैलेंस्ड फोर्स लग गए बेटा तो उसकी स्टेट चेंज नहीं होगी, है ना। वो अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, और अगर वो मोशन में है, स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन का क्या मतलब है, जैसे यहाँ पर ये रखा हुआ था तो ये रेस्ट में था तो रेस्ट पे ही रहेगा। और इसको मोशन में आप कैसे सोच सकते हो, ऐसे सोचो कि कैसे बताऊं, हाँ जस्ट अ सेकेंड, हाँ ठीक है। एक कार थी, अरे यार बहुत बेकार, मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है तो आप लोग थोड़ा सा मुझे माफ करना, है ना। ये कार मैं, ठीक है, अजीब सी बनाता हूँ। ये कार है लेट सपोज, है ना, ये ऐसे मूव कर रही है आगे की तरफ, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है। अब अगर मैं यहाँ पर एक फोर्स 5 न्यूटन का आगे भी ऐसे लगाऊं इस डायरेक्शन में, और 5 न्यूटन का एक फोर्स ऐसे लगा दूं, तो ये भी क्या है, इक्वल फोर्स है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो ये इस कार को रोक नहीं पाएंगे। कार जैसी मूव कर रही थी, अगर मान लो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है, तो वो हमेशा 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही मूव करती रहेगी, है ना, क्योंकि ये फिर से कैसे फोर्सेस लग रहे हैं उस पे, बैलेंस्ड फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। तो वो ना स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है बैलेंस्ड फोर्स, और ना स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर सकता है। क्लियर है बेटा ये पॉइंट सभी को? आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो बैलेंस्ड फोर्स तो हो गए कि मूव नहीं करेगा, तो फिर किस केस में मूव करेगा? ये जो हमने ब्लॉक ऐसे रख रखा है और दो फोर्स ऐसे लगा रखे हैं y और x, तो ये किस केस में मूव करेगा? अगर यहाँ पर y और x अनइक्वल हो गए, है ना, जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि ये 100 और 10 था, तो यहाँ पर इस तरफ मूव कर रहा था, और यहाँ पर अगर y 100 हो गया तो वो इस तरफ मूव हो गया, ठीक है। तो इफ टू फोर्सेस आर अनइक्वल, है ना, तो यहाँ पर इन फोर्सेस को क्या बोलेंगे? अगर जैसे ये 100 न्यूटन और ये 10 न्यूटन है, तो इनको क्या बोलेंगे? दीज आर कॉल्ड एज अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है, अनबैलेंस्ड फोर्स।
हाँ वेरी गुड तुषिता, अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स किसी भी बॉडी पर लग रहे हैं, जैसे यहाँ पर है ये 100 न्यूटन और ये 10 न्यूटन, तो इन दोनों का क्या है, यहाँ पर y वाला फोर्स 100 न्यूटन ज्यादा है, ठीक है, तो इसकी अनबैलेंस्ड फोर्स की डेफिनेशन क्या हो गई, इफ टू unequal forces, if two unequal forces acts on a body, then the force is called अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, अगर दो अनइक्वल फोर्सेस हो रहे हैं, अगर इक्वल हैं अपोजिट डायरेक्शन में तो उन्हें हम बैलेंस्ड फोर्स बोलेंगे, अगर अनइक्वल हैं तो वो क्या फोर्स होंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स। एंड इसके कारण क्या होगा, इफ unbalanced force are applied on a body, if unbalanced force are applied, unbalanced forces are applied on a body, then it will change state of rest or state of motion of an object। ठीक है, अगर किसी बॉडी पर अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहे हैं तभी क्या होगा, उस बॉडी का स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगा। ऑलराइट, तो आपको हमेशा याद रखना है कि बैलेंस्ड फोर्स के कारण कभी भी स्टेट चेंज नहीं होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स के कारण ही हमेशा क्या होता है, बॉडी का स्टेट चेंज होता है। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ओके, बाकी सभी से मैंने क्या बोला था, आपको क्या करना होगा, यस प्लीज क्लिक ऑन द यस बटन। ठीक है, तो ये आपके क्या है, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस है ना। अब यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन हम लोग और देखते हैं, आई होप सभी ने नोट कर लिया होगा। सर नहीं किया सर। ओके ओके ओके, सॉरी, करो। ओके डन, चलो आगे देखते हैं क्या हो रहा है। हाँ, तो अब यहाँ पर देखो, ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन हो गया हमारा बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स का। अब इसमें एक चीज और आती है, लेट सपोज अगर अब मैंने एक सरफेस ऐसी ली, इस पर एक ब्लॉक यहाँ पर ऐसे रखा, एंड ये फ्रिक्शन है इस सरफेस पे, ठीक है, दिस सरफेस इज अ रफ सरफेस, है ना, फ्रिक्शन है यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर एक फोर्स लगाया F, ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, ऑल ऑफ यू प्लीज थिंक कि अब यहाँ पर क्या होगा, अगर किसी रफ सरफेस पे एक ब्लॉक पड़ा हुआ है और आपने क्या किया, अब आपने उस पर एक फोर्स लगा दिया, है ना, तो अब क्या होगा, इट विल मूव सर, इट डिपेंड ऑन फोर्स फ्रॉम रेस्ट पोजीशन। ओके, सभी को सोचना है। तो देखो यहाँ क्या होगा बेटा, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा आपका इट विल मूव रफली, नो 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 नो। तो देखो आप सभी को पता होगा कि जब भी आप ग्राउंड पे चलते हो तो आपको जो ऐसा सुना होगा सभी ने कि जो हमें फोर्स जिसकी वजह से हम चल पाते हैं या कोई भी कार या कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर पाता है किसी सरफेस पे, वो कौन सा फोर्स होता है, फ्रिक्शन, है ना। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करते हो आप किसी भी सरफेस पे, तो वहां पर एक अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। तो अगर मैं यहाँ पर ये एक फोर्स F लगाऊंगा इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर बेटा एक पीछे की डायरेक्शन में
एक फ्रिक्शन फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही आप इस फोर्स F को लगाना स्टार्ट करोगे। ठीक है, अब ये फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स जो है, ये कैसा फोर्स है? सो फ्रिक्शनल फोर्स, इसकी वैल्यू कभी भी कांस्टेंट नहीं होती। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है? कभी भी कांस्टेंट नहीं होती। लेट सपोज कि ये मान लो बहुत ही भारी ब्लॉक है ना, लेट सपोज 500 kg का ब्लॉक है ना, और इस पे आपने मान लो एक बहुत ही छोटा फोर्स लगाया है 10 न्यूटन का, तो ये क्या होगा? इसको मूव करा पाएगा क्या? नहीं, ये इसको मूव नहीं करा पाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर ऐसे देखते तो आपको क्या दिखता कि यहाँ पर तो एक फोर्स अगर F लग रहा है तो उसके कारण मूव करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पीछे की डायरेक्शन में बेटा एक फ्रिक्शनल फोर्स लगने लग जाता है ना, और ये फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होगा? इस फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती। इस फ्रिक्शन फोर्स, ये कैसा फोर्स होता है? इट इज एन एडजस्टेबल फोर्स। एडजस्टेबल फोर्स का मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम इस F की वैल्यू को बढ़ाते जाते हैं, इस फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू भी क्या होती है? बढ़ते जाती है। अगर आपने ये 10 न्यूटन का लगाया है तो ये भी 10 न्यूटन का लगेगा। जब आप इसे 20 न्यूटन का लगाओगे तब भी ये 20 न्यूटन का लगेगा। तो फिर आप सोचो, तो क्या ऐसा होगा कि अगर हम F को बढ़ाते रहे तो अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ता रहा, इसका मतलब तो ये हो जाएगा कि ये 500 kg का ब्लॉक कभी मूव ही नहीं कर सकता किसी केस में। तो ऐसा तो नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। लेकिन होगा क्या कि किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू तक ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसकी वैल्यू क्या होगी? बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचती है। ठीक है, एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचती है, और उसके बाद क्या हो जाता है? ये फोर्स कांस्टेंट हो जाता है ना। तो यहां पर अगर आपको इस टाइप का, मैं ऑब्जर्वेशन में क्या देना सिखाना चाह रहा था कि अगर किसी रफ सरफेस पर, अगर किसी रफ सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, और उस पर अगर आप फोर्स लगा रहे हो F, तो वो कब तक नहीं मूव करेगा? जब पीछे फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक नहीं आ जाएगी। ठीक है, जैसे ही अपनी मैक्सिमम वैल्यू क्रॉस कर जाएगा, अगर लेट सपोज फ्रिक्शनल मैक्स की वैल्यू है 50 न्यूटन, लेट सपोज आपने मान लिया 50 न्यूटन है, तो अगर आपने F की वैल्यू 10 न्यूटन रखी तो ब्लॉक मूव नहीं करेगा, 20 रखी तो मूव नहीं करेगा, 30 रखी तो भी मूव नहीं करेगा, है ना। लेकिन जैसे आपने 50 पुट करी तो अब क्या हुआ? ये दोनों एग्जैक्टली बैलेंस हो गए। अब 50 से थोड़ा सा ही बढ़ाते हैं, लेट सपोज आपने इसे 55 न्यूटन कर दिया, तो अब क्या हुआ? यहाँ पर आप समझ सकते हो कि फोर्सेस कैसे हो गए भैया? अनबैलेंस्ड फोर्सेस हो गए। पीछे वाला फोर्स 50 पे कांस्टेंट हो गया, लेकिन अब आगे वाला 55 हो गया है। दैट मींस फोर्सेस आर अनबैलेंस्ड, और अगर अनबैलेंस्ड फोर्सेस हो गए तो अब आपका ब्लॉक क्या करेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा। ठीक है, तो यहां से मैं वही बताना चाहता था कि अगर रफ सरफेस है तो वहां पर भी क्या होगा कि जब तक ब्लॉक मूव नहीं करेगा, जब तक आपकी अप्लाइड फोर्स की वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा ना हो जाए। ठीक है, जैसे ही फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हो जाएगी आपका ब्लॉक मूव करने लगेगा, अनबैलेंस्ड हो जाएंगे फोर्स, लेकिन उसके पहले तक हमेशा फोर्सेस कैसे रहने वाले हैं? आपके बैलेंस्ड फोर्सेस रहने वाले हैं। ऑल राइट, इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. सर Yes, sir. क्लियर है? सर यशस्वी कहाँ है? यशस्वी समझ में आ रहा है या नहीं? यशस्वी, हाँ धनश्री बोलो। सर पिछली स्लाइड का मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम। ओके ओके, अच्छा ठीक है, ये वाला पार्ट समझ में आया? सर ये भी थोड़ा थोड़ा नहीं आया। अच्छा, आपको पिछला नहीं आया था इस वजह से। ठीक है, मैं एक बार बता रहा हूँ। पिछली स्लाइड मतलब हाँ, ये वाला सर। पार्ट आ गया था क्या? हाँ ये लास्ट पॉइंट नहीं आया था। अच्छा, इसमें लास्ट पॉइंट, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है मैं एक बार बता देता हूँ आपको। देखो लास्ट इसमें हमने ये बोला था कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे बैलेंस्ड फोर्सेस लग रहे हैं, मतलब इक्वल फोर्सेस लग रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे यहाँ पर अगर ये दोनों 100 न्यूटन फोर्स हैं तो इन्हें क्या बोलेंगे कि ये बैलेंस्ड फोर्स है। और अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे बैलेंस्ड फोर्स लगते हैं किसी भी बॉडी पे, तो वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज नहीं करता है। ठीक है, फिर हमने बोला था कि अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं, तो अगर दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं अनइक्वल मैग्नीट्यूड के, जैसे ये थे 100 न्यूटन और 10 न्यूटन, तो ये कैसे हैं? अनइक्वल है इन मैग्नीट्यूड,
तो यहाँ पर इन फोर्सेस को क्या बोला जाएगा, दीज आर अनबैलेंस्ड फोर्स। और अगर अनबैलेंस्ड फोर्स होते हैं, इफ अनबैलेंस्ड फोर्स आर अप्लाइड ऑन अ बॉडी, देन ओनली इट विल चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। तो आपको याद रखना है कि कभी भी अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रहा है तो वो हमेशा किसकी वजह से होगा, किसकी वजह से होगा, आपके अनबैलेंस्ड फोर्सेस की वजह से होगा। ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया था, ये सारी बातें हमने की थी किसके लिए, फ्रिक्शनलेस सरफेस के लिए। अब हम किसके लिए डिस्कस कर रहे हैं, अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि मान लो अगर सरफेस रफ हो गई तब क्या होगा। तो लेट सपोज आपने एक फोर्स लगाया F और उसकी वैल्यू अगर 10 न्यूटन है, तो क्या ये ब्लॉक मूव करने लगेगा, तो आप बोलोगे नहीं, ये मूव नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि एक पीछे की डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स, है ना। और उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू ये एक एडजस्टेबल फोर्स होता है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती, वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है ना। जैसे 10 हुआ, 20, जितना आपका फोर्स होगा। चलो मैं एक बार सभी को समझा रहा हूँ, इस फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में भी आप समझ लो कि लेट सपोज ये आपका ब्लॉक था और ये आपकी सरफेस थी, है ना। तो अगर देखो इस चैप्टर में मैथमेटिक्स नहीं आने वाला है, आपका मैथमेटिक्स काफी कम इन्वॉल्व होगा, आपको कॉन्सेप्ट ही समझने हैं, थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो मोशन में क्योंकि आप लोगों को थोड़ा न्यूमेरिकल पार्ट दिखा है तो आप यहाँ पर इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर आपको डिस्कशंस ही अच्छे से समझने हैं। तो इसमें अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ लेना, है ना। तो लेट सपोज मैंने यहाँ एक फोर्स लगाया, है ना, 10 न्यूटन का फोर्स है ये, हम लोग अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर बेटा आपको पता है कि अगर ये रफ सरफेस है तो यहाँ पर एक पीछे की डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है ना। अब इस फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती है, ये अपनी वैल्यू को एडजस्ट करता है, ठीक है। तो अब एडजस्ट करेगा तो क्या होगा, हाँ, ये किसके इक्वल होगा फ्रिक्शन, बताओ। यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स की क्या मुझे कोई वैल्यू बता सकता है, थोड़ा सा सोचो यार प्रैक्टिकली। मतलब इसमें आप सोच सकते हो ना कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जैसे ऐसे रख, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को खींचते हो, किसी भी भारी ऑब्जेक्ट को, और अगर वो मूव नहीं कर रहा, तो आपने अगर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है, दैट मींस पीछे की डायरेक्शन में भी कोई 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा होगा। तो जब आप 10 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो फ्रिक्शनल फोर्स भी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आप 20 का लगाओगे तो फ्रिक्शनल फोर्स फिर से अपनी वैल्यू चेंज करके कितनी कर लेगा, 20 कर लेगा, तो फिर से ब्लॉक मूव नहीं करा। फिर आप 30 का किया आपने, तो ये अपनी वैल्यू 30 कर लेगा। तो अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर अगर ऐसे बढ़ाते रहे और फ्रिक्शनल फोर्स अपनी वैल्यू चेंज करता रहा, हमें भी मूव कर ही नहीं पाएगा। तो ऐसा नहीं है, ये वैल्यू अपनी बढ़ाता है लेकिन एक फिक्स्ड वैल्यू तक। कहां तक, जब तक फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम नहीं हो जाए। जैसे ये वैल्यू एफ मैक्स तक पहुंच गई, एफ मैक्स इज मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। एफ मैक्स क्या है बेटा, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स। लेट सपोज उसकी वैल्यू 50 न्यूटन थी, ये फिक्स होती है कि मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग सकता है, तो ये एक फिक्स्ड बॉडी होती है, फिक्स्ड वैल्यू होती है। तो लेट सपोज ये 50 था, तो जब तक आप 50 या 50 से कम फोर्स लगाओगे इस डायरेक्शन में, तब तक तो ये एफ फ्रिक्शनल फोर्स भी अपनी वैल्यू उतनी ही रखेगा। लेकिन जैसे ही आपने फोर्स को 50 से बढ़ा दिया, तो एफ जो पीछे लगने वाला फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स, बेटा उसकी वैल्यू तो अब 50 ही हो गई, क्योंकि उससे ज्यादा हो नहीं सकती। आगे वाला फोर्स अब 70 हो गया। तो ये फोर्स कैसे हो गए, अनबैलेंस्ड। और अगर अनबैलेंस्ड फोर्स हो गए तो ये ब्लॉक क्या कर जाएगा, यहाँ पर मोशन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था रफ सरफेस का। तो मैं आपको फ्रिक्शनल फोर्स का थोड़ा आइडिया देने वाला था, क्योंकि यहाँ पर जनरली आप लोगों को ऐसे कंफ्यूज कर दिया जाता है कि एक सरफेस है, उस पे अगर हमने एक ब्लॉक रखा हुआ है, उस पे अगर हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो क्या होगा। तो बच्चे जनरली आंसर क्या दे देते हैं कि वो मूव करेगा। नहीं भाई साहब, वो तो इस पे डिपेंड करेगा कि सरफेस रफ है या स्मूथ है। स्मूथ है तो मूव करने लग जाएगा क्योंकि पीछे कोई फोर्स नहीं है। लेकिन अगर सरफेस रफ है तो पीछे एक फ्रिक्शन लगेगा। अब बात इस पे डिपेंड करती है कि ये आगे वाला फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शन से बड़ा है या नहीं है। अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन से बड़ा है, जैसे यहाँ पर, तो ब्लॉक मूव करेगा, वरना ये ब्लॉक हमेशा कैसे रहेगा बेटा, रेस्ट पे रहेगा। आई होप अब सभी को समझ में आ गया होगा। अभी भी किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। सर हाँ हाँ पूछो। कितना होता है? सर बॉडी के वेट पे कुछ असर पड़ेगा, यदि बॉडी का वेट यदि कम या ज्यादा हो तो फ्रिक्शन पे कुछ ऐसा फर्क पड़ेगा? हाँ, ऐसा आप सोच सकते हो। वेरी गुड, ये फर्क पड़ेगा बेटा, लेकिन ये फर्क हम लोग अभी 9th क्लास में डिस्कस
डिस्कस नहीं करेंगे, ये आप लोग अपनी हायर क्लासेस 11th क्लास में डिस्कस करोगे, Yes, डिपेंड sir. करता है। ठीक है, बिल्कुल आप सोच भी सकते हो ना यार, जितनी भारी बॉडी होती है हमें खींचने में ज्यादा प्रॉब्लम होती है ना। Yes, sir. Yes, sir. फ्रिक्शनल फोर्स वेट पे तो डिपेंड करेगा, लेकिन वो मैं डिपेंडेंसी अभी आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि वो आप 11th में करोगे। Okay, उसके thank you, अलावा sir. सभी को समझ में आ गया? और मतलब कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है एक लिमिट है जिसके आगे सर मैक्स जब तक फ्रिक्शनल हम एक, हाँ, लिमिट वाला कौन पूछ रहा था? पूछो, पूछ रहा था कि हाँ प्रत्युष पूछो। सर ये जो फ्रिक्शनल फोर्स एक तरफ से लिमिट है, जहां तक हम लोग उस लिमिट को क्रॉस नहीं करेंगे तब तक बॉडी मूव नहीं हाँ, करेगी। वेरी गुड, ये वही मैंने बोला ना आपको, एडजस्टेबल का मतलब वही है कि इसकी एक लिमिट होती है। जब तक उस लिमिट से ज्यादा फोर्स आपने नहीं लगाया तब तक बॉडी हमेशा रेस्ट पे होगी, और तब तक फ्रिक्शनल फोर्स भी वैल्यू अप्लाइड फोर्स के बराबर लेते जाएगा। आपने अगर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो एफ की वैल्यू, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू भी 10 होगी। आपने 20 लगाया तो फ्रिक्शन भी 20 बन जाएगा, 30 लगाया तो 30 हो जाएगा। लेकिन अगर आपने 50 लगाया तो अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो 50 ही है, तो यहां तक तो ये रेस्ट में रहेगा। उसके आगे अगर आपने 70 न्यूटन का फोर्स लगा दिया तो आपका क्या होगा, ये ब्लॉक मूव करने लग जाएगा, क्योंकि आप फोर्सेस कैसे हो गए, अनबैलेंस्ड। ठीक है, सर एक और डाउट था। हाँ सर, पूछो। पहले मैं बोल लूं क्या, क्योंकि आप हाँ लोग पूछ रहे प्रत्युष थे। बोलो बोलो। सर मान लीजिए कि एक आयरन बॉक्स है, उसको हमें हिलाने के लिए लगभग 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, और वो हाँ एक रफ सरफेस है, उस पे इतना फोर्स है, और हाँ अगर उसको किसी कांच के सरफेस पे ले आए एकदम स्मूथ, तो कितना हाँ फोर्स लगाएंगे, तो क्या होगा? हाँ, तो वो पहले मूव कर जाएगा। वही तो मैंने आपको बताया कि अगर आप फ्रिक्शन को कम करते जाओगे, सपोज आपने क्या करा कि आपने यहाँ पर ल्यूब्रिकेशन, सॉरी कहाँ गया हमारा डायग्राम यार, आज कुछ गड़बड़ हो, स्लाइड मिल नहीं रही। हाँ यहाँ 11 पेज पे, ओके। हाँ, यहाँ पर अगर मान लो आपने ग्रीस लगा दिया है ना, ग्रीस क्या होता है, ल्यूब्रिकेंट या ऑयल कर दिया, तो ये सरफेस का फ्रिक्शन कम हो जाएगा। तब आप ऐसा सोच सकते हो कि इस मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाएगी, कुछ कम होके 30 न्यूटन हो जाएगी, उसके बाद ही ये ब्लॉक मूव करने लग जाएगा। तो ये सब ऐसा हो सकता है कि आप अगर फ्रिक्शन को कम कर रहे हो, उसकी रफनेस को कम कर दिया सरफेस की, तो फिर आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा किसी बॉडी को मूव करने के लिए। क्लियर है? थैंक यू सर, क्लियर सर। हाँ, और किसको डाउट था? अनादि, हाँ राज पूछो। सर ये जो अपने आप जो फोर्स फ्रिक्शन जो है अपने आप लॉ फोर्स ऑफ जो न्यूटन चेंज कर लेता है, इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे न्यूटन बेटा रीजन यही है ना कि ये अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड करता है, ये अपनी वैल्यू फिक्स नहीं होती इसकी, ये अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड करता है कि कितना अप्लाई फोर्स है। तो जब तक तो वो बॉडी रेस्ट में रहेगी, मतलब बॉडी पे फोर्स रेस्ट में रहेगा, बॉडी मूव नहीं करती, लेकिन एक इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, उस मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा अगर आपने फोर्स लगा दिया तो फिर ये ब्लॉक मूव करने लगता है, बॉडी मूव करने लगती है। यानी ये आप कि इसकी 11th में पढ़ोगे, दो इसका- टाइप के फ्रिक्शन होते हैं। हाँ बेटा बोलो। तो इसका पावर यानी कि कुछ लिमिट है, लिमिट तक ही रहेगा इसका पावर, तो फिर उसको यदि उससे यदि अधिक लगाएंगे हम तो फिर उसका तो मूव करना स्टार्ट कर देगा। हाँ, वो मूव करना स्टार्ट कर देगा, लेकिन ये फोर्स हमेशा रहेगा पीछे की डायरेक्शन में। इतना फोर्स हमेशा पीछे की डायरेक्शन में लगता ही रहेगा थ्रू आउट द जर्नी। क्लियर है ये पॉइंट सभी को? यस सर सर। हाँ, और पूछो। मैक्स फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता है सर? आप तो अभी लेट सपोज बोल रहे थे सर, अभी कितना होता है सर बेटा? मैक्स? इसकी वैल्यू सरफेस टू सरफेस डिपेंड करती है और ऑब्जेक्ट पे भी डिपेंड करती है, सरफेस पे भी डिपेंड करती है और ऑब्जेक्ट के वेट पे भी, आप ऐसा कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट के वेट पे भी डिपेंड करती है ना। अलग अलग सब सरफेस पे अलग अलग फ्रिक्शनल फोर्स लगता है और अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग होता है ना। अभी के लिए इतना समझ लो कि सरफेस पे डिपेंड करता है और बॉडी के वेट या फिर मास पे डिपेंड करता है ना। वो कैसे डिपेंड करता है वो आप 11th क्लासेस में पढ़ोगे अपनी, अगर आपने फिजिक्स लिया तो, वरना नहीं पढ़ोगे। क्लियर है? यस सर। ओके, और किसी को डाउट? अभिषेक, आराध्य, तुम लोगों को आ रहा है समझ? यस सर। ठीक है, यशस्वी समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके, तो ये आपका बैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड और हमारा फोर्स का डिस्कशन हो गया है ना। तो आई थिंक टाइम तो होने वाला है। ओके चलो, तो लॉज ऑफ, ये आपका फोर्स के रिगार्डिंग पूरा डिस्कशन हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लॉज से स्टार्ट करेंगे। तो फोर्स में आप लोगों को ये याद रखना है कि पहले तो फोर्स होता क्या है, फिर फोर्स के कॉज जो मैंने बताए थे,
फिर आपको ये देखना है कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होते हैं। तो जो यहाँ से कंक्लूजन निकल के आया है वो क्या आया है कि किसी भी बॉडी पे जब तक अनबैलेंस्ड फोर्सेस नहीं होंगे तब तक वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं करेगा, मतलब तब तक वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा। अच्छा, एक एग्जांपल मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ कि अगर जैसे कोई भी बॉडी अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, तो क्या इस वेलोसिटी को एज इट इज मतलब यूनिफॉर्म रखने के लिए किसी फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी? लेट्स सपोज ये बॉडी 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, और अगर मैं इसे 10 मीटर पर सेकंड से ही मूव कराना चाहता हूं हमेशा, तो क्या आपको कोई फोर्स लगाते रहना पड़ेगा क्या हमेशा, या नहीं, किसी फोर्स की जरूरत नहीं है? एक्सटर्नल कोई और फोर्स लगाना पड़ेगा हमेशा? मेरा क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या सभी को? हाँ सर। सर अगर कोई फोर्स नहीं लगेगा तो वो 10 मीटर पर सेकंड पे चलती रहेगी बॉडी। सभी लोग हेलो इमेजिन सर। करो। हाँ हाँ मैंने सुन लिया यशस्वी। हाँ सर। बाकी सब लोग भी सोचो। ऑल ऑफ यू प्लीज थिंक। या फिर इस क्वेश्चन को चलो मैं आपको एक अच्छे एग्जांपल से समझाता हूँ, थ्योरेटिकल में शायद आपको समझ में नहीं आया। आप ऐसे सोचो कि आप लोग साइकिल चलाते हो सभी लोग, है ना? एग्जांपल से समझते हैं तो आप लोग को फील ज्यादा आती है ना। आप लोग सभी साइकिल चला रहे हो, तो आपको ये लगता है ना कि अगर आपने पेडल मारना छोड़ दिए तो आपकी साइकिल धीरे धीरे स्पीड कम होगी उसकी, और वो जाकर रुक जाएगी ना, ऐसे ही होगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर मुझे साइकिल को कांस्टेंट स्पीड पे चलाते रहना है तो उसके लिए एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। क्या ऐसा होगा? अगर आपको साइकिल को कांस्टेंट स्पीड से चलाते रहना है तो क्या उसके लिए, मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा बहुत बेकार बनता है, हाँ, उसके लिए क्या आपको फोर्स की जरूरत होगी? मेरा क्वेश्चन सभी लोग फिर से ध्यान से सुने, और मैं इसका आंसर आपसे यस और नो में लूंगा, ठीक है? तो मैं क्लियर कर रहा हूँ सभी के यस और नो। हाँ, मैं अभी रिप्लाई मत करो, मैं एक बार फिर से क्वेश्चन बोल रहा हूँ। अगर कोई साइकिल आप चला रहे हो, इमेजिन करो आप सभी साइकिल चला रहे हो, ठीक है? उस साइकिल को लेट सपोज आप लोग चला रहे हो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से साइकिल। क्या इसी स्पीड पर चलाने के लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है क्या? क्या ऐसा होता है? यस और नो में रिप्लाई करो। क्या हमें पैडल बार बार, तो यहाँ पर इसका मतलब तो हमें पैडल मारते रहने पड़ते हैं, है ना? हमें अगर हम पैडल उसी स्पीड से मारना छोड़ देंगे तो वेलोसिटी कम होती जाएगी, स्पीड कम होती जाएगी हमारी, है ना? और किसी पॉइंट पर आकर हमारी बाइसिकल रुक जाएगी। तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आ रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को सेम स्पीड पे चलाने के लिए भी आपको क्या करना पड़ रहा है? फोर्स लगाते रहना पड़ रहा है। लेकिन ये ऑब्जर्वेशन आप सभी का गलत है। जहां पर भी कौन सी आ जाएगी, यहाँ पर भी तो आप फोर्स होगा बेटा, ठीक है? तो आप जो एक कॉन्टिन्यूस फोर्स पेडलिंग का लगा रहे हो, वो क्यों लगा रहे हो? वो इस फ्रिक्शन को बैलेंस करने के लिए लगा रहे हो, ठीक है ना? तो अगर ये दोनों फोर्सेस यहाँ पर बैलेंस्ड हो गए हैं तो फिर इसकी वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट है। आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाने की और कोई जरूरत नहीं है। ये पैडलिंग आप कर रहे हो, ये क्यों कर रहे थे? ये फ्रिक्शन फोर्स को बैलेंस करने के लिए कर रहे थे, ठीक है ना? अगर फ्रिक्शन फोर्स आपका बैलेंस हो गया है तो फिर आपको और कोई सा एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। ये पॉइंट सभी को क्लियर हुआ क्या? सर तो जो हम पैडलिंग करते हैं, कई बच्चे ये सोचते हैं कि हमें साइकिल को, यार सर आपने तो बोला कि एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं है, मोशन अगर 5 से चल रहा है तो हमेशा 5 से चलना चाहिए, लेकिन हम पैडल तो मार ही रहे हैं। आप पैडल इसलिए चलाते हैं ताकि आप फ्रिक्शनल फोर्स को हमेशा बैलेंस कर पाए, ठीक है? तो आपको ये याद रखना है कि जब तक अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं होगा तब तक कभी भी आपको आपकी स्पीड, स्टेट ऑफ मोशन भी नहीं चेंज होगा और स्टेट ऑफ रेस्ट भी चेंज नहीं होगा। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ लो। नहीं है? चलो, तो आई होप आज का लेक्चर सभी को समझ में आया होगा। अब देखो इस मैं टास्क देख रहा हूँ आपको, जस्ट अ सेकेंड। आप लोगों को
कौन है ये? माइक अपना ऑफ रखो बेटा। हाँ, आप लोग का आज का टास्क ये है कि आपको अपनी एनसीईआरटी का जो ये चैप्टर है, चैप्टर 9, उसके स्टार्टिंग के 2 पेजेस रीड करने। थ्योरी यू हैव टू रीड दिस 2 पेजेस और आज के नोट्स रिवाइज करने। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट मतलब थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है, तो उन्हें याद या समझने के लिए आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आप थ्योरी रीड करना। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और एग्जाम्पल लेंगे। और सर लेकिन एक ना एक टाइम पे साइकिल तो रुक ही जाएगी। साइकिल तो रुकेगी बेटा, क्योंकि आपने फोर्स लगाना अगर छोड़ दोगे तो फ्रिक्शन की वजह से, लेकिन अगर आप कांस्टेंट फोर्स लगाते रहे उतना ही, तो फिर वो हमेशा उसी वेलोसिटी से चलती रहेगी। तो इज दिस पॉइंट क्लियर? आप यू हैव टू रीच फर्स्ट 2 पेजेस ऑफ योर एनसीईआरटी। ऑलराइट, चलो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। आई होप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, बाय एवरीवन। सर यस सर।